पुनरुत्थानकालीन चित्रकला 1300 ईस्वी से 1530 ईस्वी 14वीं व 16वीं सदी के मध्य इटली की कला में महान पुनरुत्थान हुआ, जो धीरे धीरे पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गया। प्राचीन कला अध्ययन, तर्क और स्वतंत्र चिंतन में विश्वास इसका मूल आधार था। मनुष्य को इसका केंद्र बनाया गया। इससे कला बाइजेंटाइन कठोरता से बाहर निकली। धार्मिक विषयों को भी मानवीय दृष्टि से अंकित किया गया। यह परिवर्तन सर्वप्रथम जियोतो में दिखाई दिया था। 15वीं सदी के आरंभ में यह प्रवृत्ति बहुत बलवती हो गई और मासाचियो इसका अगुवा बना। पुनरुत्थान की कला उच्च आदर्शवादी, शास्त्रीय, पूर्णता युक्त है। रेखांकन, संयोजन व रंग सभी में पूर्णता है। इस युग में सौंदर्य और पूर्णता को सत्य से मिलाकर देखा गया। पृष्ठभूमि: इटालियन कवि दांते ने 14वीं सदी में आन मोनार्की नामक ग्रंथ लिखा। 15वीं शती में कला की दृष्टि से इटली में स्वर्ण युग का सूत्रपात हुआ। 15वीं शती के पूर्वार्ध में इटली में 5 शक्तियों ने स्वयं को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया। यह थी मिलन, वेनिस, फ्लोरेंस, नेपल्स व पेपल रियासतें। सम्राट, राजकुमार व राजकीय अधिकारी कलाओं के संरक्षक व कलाकारों के आश्रयदाता बने। पुनरुत्थानकालीन चित्रकला में भाषा, दर्शन व प्राचीन साहित्य में रुचि उत्पन्न हुई। प्राचीन संस्कृति के अध्ययन का प्रभाव तत्कालीन कलाओं पर भी पड़ा। अतीत के अनुसंधान की भावना ने प्राचीन काल को पुनर्जीवित करने में सहायता की। नवीन कलाकृतियों की रचना में प्राचीन कला के अवशेषों से बहुत सहायता ली गई। अनेक कलाकार प्राचीन शास्त्रीय कला का अध्ययन करने की दृष्टि से रोम के प्राचीन भग्न अवशेषों को देखने हेतु जाने लगे। फ्लोरेंस की कला 15वीं शती प्राकृतिकतावाद की ओर अग्रसर हो रही थी। इसका सूत्रपात जियोतो के द्वारा हुआ था। आगे चलकर इसकी 2 शाखाएं हो गई, एक मनोवैज्ञानिक और दूसरी भौतिक। इस द्वितीय शाखा ने सत्य को प्रस्तुत करने के उत्साह में तकनीक की अनेक समस्याओं को सामने रखा। उसने 3 बातों पर बल दिया: रेखीय व वायवीय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन, शरीर का स्थिर व गतिपूर्ण स्थितियों में शरीर शास्त्रीय अध्ययन, जड़ व चेतन वस्तुओं के तथ्यों की विवरणात्मकता। पुनरुत्थान काल को 2 भागों में बांटा जाता है: प्रारंभिक पुनरुत्थान काल और चरम पुनरुत्थान काल। प्रारंभिक पुनरुत्थान काल के कलाकार हैं फ्लोरेंस के फ्रा एंजेलिको, मासाचियो, पाओलो उचेलो, फ्रा फिलिप्पो लिप्पी और सांद्रो बेत्तिचेली। चरम पुनरुत्थान काल का यह समय पुनरुत्थान काल का ही एक भाग है, लेकिन कला शैली के आधार पर इस युग को 2 भागों में बांट दिया गया। पुनरुत्थान काल में कला का उद्देश्य धर्म और बाइबल की घटनाओं पर आधारित विषयों का चित्रण करना था। चरम पुनरुत्थान काल में कला से धर्म को हटा दिया गया और कला का उद्देश्य केवल विशुद्ध सौंदर्य का सृजन हो गया। पुनरुत्थान काल में विषय का महत्व था और चित्रों में विवरणात्मकता को महत्व दिया जाता था। चरम पुनरुत्थान काल में इन दोनों विशेषताओं को त्याग कर चित्र में रंग और रूप को अधिक महत्व दिया गया था। इस युग में भी चित्रकार को चर्च में चित्रण हेतु बुलाया जाता। चित्रों के विषय धार्मिक होते, लेकिन उनमें धार्मिक भाव दिखाई नहीं देता। इस काल में चित्रकार धार्मिक बंधनों से पूर्णतया मुक्त दिखाई देता है। उसका समस्त प्रयास चित्र में रंग व विशुद्ध सौंदर्य के अंकन की ओर हो गया था। इस युग में केवल प्राचीन यूनानी शास्त्रीय कला का पुनरुत्थान ही नहीं हुआ, अपितु नया जन्म भी हुआ। इसमें यूनानी दर्शन, इटालियन बुद्धि, ईसाईयत व वास्तविक जगत के प्रयोगात्मक ज्ञान, इन सब का समन्वय था। इसके परिणाम स्वरूप इटालियन बुद्धिवाद
नैतिकता के बंधनों में बंधा न रह सका, फिर भी इसने सौंदर्य का अभिनंदन व धर्म का सम्मान किया। इस समय धर्म की शक्ति कमजोर होने लगी व भौतिक जीवन को अधिक महत्व दिया गया। नैतिकता व धर्म के प्रति श्रद्धा कम हो जाने के कारण सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। इन सभी परिस्थितियों का प्रभाव चरम पुनरुत्थान काल की कला पर पड़ा। इस युग के अंत में प्राचीन यूनानी शास्त्रीय कला का पतन होने लगा, जो बारोक व रोकोको शैली में स्पष्ट दिखाई देता है। यह युग सचमुच विरोधों के समन्वय का युग था, जिसमें बुद्धि की प्रधानता व धर्म एवं नैतिकता की गौणता थी। भौतिक जीवन को अधिक महत्व दिया जा रहा था। चित्रकारों के हाथों में कला का उद्देश्य केवल बाइबल की शिक्षा न रहकर शुद्ध सौंदर्य का सृजन हो गया। चित्र में रंग व रूप का महत्व हो गया, विषय का नहीं। जब चर्चों में चित्रकारों को दीवारें सजाने का कार्य सौंपा जाता, तो उन्होंने कला के इस नए रूप का ही आश्रय लिया। इस प्रकार एक ओर जहाँ इस नई कला पर भी धर्म की मोहर लगाई गई, वहीं दूसरी ओर इसने धार्मिक बंधनों से स्वयं को सर्वथा मुक्त कर लिया था। पुनरुत्थान काल की कला की विवरणात्मकता को त्याग देने से ही चरम पुनरुत्थान शैली का विकास हुआ। गोथिक व पुनरुत्थान काल की कला में मुख्य भेद। गोथिक युग में भवन निर्माण कला प्रधान थी। चित्र मूर्ति का उपयोग केवल भवन की शोभा बढ़ाने हेतु किया जाता था। पुनरुत्थान काल में चित्र व मूर्ति का स्वतंत्र महत्व था। गोथिक युग में रेखांकन व रंगों का अलग अलग महत्व नहीं था, किंतु पुनरुत्थान काल में कलाकारों ने रेखांकन व रंजन क्रिया को पृथक पृथक देखा। गोथिक युग में आकृतियों की मुद्राएं, वस्त्रों की सिकुड़ने व सीमा रेखाएं आदि ऊपर जाती अंकित थी। पुनरुत्थान काल में इनमें क्षैतिज गति उत्पन्न हुई। गोथिक युग की कला का उद्देश्य किसी दूसरे लोक की व्यंजना था, जबकि पुनरुत्थान कालीन कलाकार इस भौतिक संसार को प्रस्तुत करना चाहते थे। गोथिक युग में तेल चित्रण पर भी अधिक बल नहीं दिया गया। पुनरुत्थान कला में तेल माध्यम भी बहुत प्रयुक्त हुआ। इस युग में परिप्रेक्ष्य का भी वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया गया, जबकि गोथिक कलाकारों हेतु वस्तुओं के वास्तविक परिप्रेक्ष्य का कोई महत्व नहीं था। इस युग की वेशभूषा में भी देश व काल की दृष्टि से पर्याप्त विस्तार दिखाई देता है। कलाकारों ने नवीन परिधानों की भी कल्पना की। पुनरुत्थान काल में कला सिद्धांतों व चित्रण के नियमों को प्रमुखता मिली। इसके पूर्व कला के नियम धर्म के अनुसार थे। पुनरुत्थान काल में इनको धर्म से मुक्ति मिली। गोथिक युग में आकृतियाँ प्राय छोटे आकार में बनती थी। पुनरुत्थान काल में कलाकारों ने विशाल आकृतियाँ बनाना आरंभ किया। गोथिक कलाकार जहाँ आश्रय हेतु चर्च का मुंह देखते, वहाँ इस युग में कलाकार को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इटली में पुनरुत्थान शास्त्रीय मूर्ति कला व भवनों के अनेक अवशेष इन कलाकारों के सामने थे, जिनसे यह पर्याप्त प्रभावित हो रहे थे। विद्वानों के नवीन मानवतावादी दृष्टिकोण व प्रजातांत्रिक भावना ने भी कला को प्रभावित किया। इस प्रकार इस आंदोलन में नवीन व प्राचीन दोनों तत्वों का समन्वय हुआ। अतः घिबर्ती व डोनातेलो आदि को भी समन्वयवादी कलाकार कहा जाना चाहिए। रोमन सभ्यता के पतन से पूर्व शास्त्रीय कला की जो प्रतिष्ठा थी, वे उसे पुनः प्राप्त करना चाहते थे। इस हेतु वे जो प्रयोग कर रहे थे, उनमें प्राचीन गरिमा को जगाने का प्रयास था, प्राचीन कला की अनुकृति मात्र का नहीं।